बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल पाकिस्तानी लिटरेचर के बारे में। इससे पहले कि हम पाकिस्तानी पोइट्स या पाकिस्तानी पोइट्री के बारे में बात करें, हम पहले ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ आईपीएल देख लेते हैं। आईपीएल मींस इंटरनेशनल पाकिस्तानी लिटरेचर। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तानी लिटरेचर की यानी इंटरनेशनल पाकिस्तानी लिटरेचर की जो रूट्स हैं वो स्टार्ट होती हैं प्री पार्टीशन एरा से, यानी बिफोर 1947। तो उन पोइट्स का जो फोकस था वो थीम्स कुछ डिफरेंट थे, बट आफ्टर पार्टीशन जो फेजेस आते हैं इनमें जो थीम्स हैं, जो फोकस था पोइट्री का या नॉवेल्स का या हमारी राइटिंग्स का, वो कुछ डिफरेंट था। तो जो प्री पार्टीशन जो राइटर्स थे उनका फोकस जो वो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन थी, उनका फोकस आइडियोलॉजीज़ थी, उनका फोकस आइडेंटिटी क्राइसिस था। बट ये माना जाता है कि जो हिस्ट्री ऑफ आईपीएल है वो बाकायदा तौर पर जो वो 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है, और वो फेज़ स्टार्ट होता है 1947 से आफ्टर पार्टीशन। First phase is started from 1947 and ends at 1960. Second phase is from 1970 to 1980 and third phase is from 1990, और ये अभी तक जो है वो कंटिन्यू है यानी 2021, और इससे आगे भी अभी थर्ड फेज़ ही है। आज हम बात करेंगे तौफीक रफ़त के बारे में, और तौफीक रफ़त का शुमार सेकंड फेज़ में होता है। सेकंड फेज़ में कुछ पोइट्स ने यानी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन पाकिस्तानी लिटरेचर, और वो 3 बड़े नाम हैं, इनको बिग 3 कहा जाता है। बिग 3 में तौफीक रफ़त का नाम सबसे पहले आता है, एंड देन दाऊद कमाल, एंड देन आलमगीर हाशमी। अब अगर हम तौफीक रफ़त के बारे में बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट इन 1927। तौफीक रफ़त इज़ वन ऑफ द टॉवरिंग फिगर ऑफ पाकिस्तान कि जिन्होंने पाकिस्तानी पोइट्री को इंटरनेशनल लेवल पर फ्लोरिश किया, और इन्होंने इनका जो बेस्ट यूँ कह लें कि जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि ही वॉज द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तानी ईडियम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनने पाकिस्तानी ईडियम्स जो मुतारिफ़ करवाए थे ऑन इंटरनेशनल लेवल। 2 बुक्स जो पोइट्री पे लिखी हैं तौफीक रफ़त ने, कि जो पोएम्स, इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जो इन बुक्स में आती हैं। फर्स्ट है अराइवल ऑफ मूनसून। अराइवल ऑफ मूनसून वॉज पब्लिश्ड इन 1985। अराइवल ऑफ मूनसून में वो सारी पोएम्स आती हैं कि जो तौफीक रफ़त ने लिखी हैं फ्रॉम 1974 टू 1978। 1974 से लेकर 1978 तक जितनी भी पोएम्स तौफीक रफ़त ने लिखी वो सारी उनकी कलेक्शन आपको मिल जाएगी अराइवल ऑफ मूनसून में। देन सेकेंड बुक इज़ हाफ मून। तो हाफ मून में जितनी भी पोएम्स हैं जो 1979 से 1983 तक लिखी गई वो सारी हाफ मून में पब्लिश की गई। देन इन 1984 ही मेट अ सीरियस स्ट्रोक, और फिर उसके बाद वो 1998 तक कुछ भी नहीं लिख सके। ही रोट नथिंग 1984 से 1998 तक। 98 में फिर तौफीक रफ़त की डेथ हो गई थी, एंड देन दिस बुक हाफ मून वॉज पब्लिश्ड इन 2008 आफ्टर हिज डेथ। तौफीक रफ़त contributed a lot by representing the true culture and tradition of Pakistani society। इसमें अगर हम तौफीक रफ़त की पोएम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो वेडिंग इन द फ्लड का है। वेडिंग इन द फ्लड बहुत फेमस पोएम है तौफीक रफ़त की, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये पोएम जो फ्री वर्स पोएम है, अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल में हमारे पास 2 मेन कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वेडिंग एंड फ्लर्ट। रफ़त जक्सटापोज्ड वेडिंग एंड फ्लर्ट। अब व्हाट इज़ जक्सटापोजिशन और जक्सटापोज? तो जक्सटापोजिशन हमारे पास एक लिटरेरी टेक्निक होती है in which 2 different ideas are being compared to create or to emphasize the idea। यानी बिल्कुल ही 2 डिफरेंट जो आइडियाज़ को कंपेयर किया जाता है वो जक्सटापोजिशन होती है, जैसे लाइट एंड डार्कनेस, जैसे यहाँ पे वेडिंग और फ्लड को किया गया, तो ये जक्सटापोजिशन है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास पोएम में 5 स्टेंजाज आ जाते हैं, एंड आफ्टर एवरी स्टेंजा नरेटर चेंजेस। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। Then poem can be divided into 3 parts।
3 पार्ट्स अब इसके कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ अबाउट सेंटिमेंट्स, sentiments of mother. She thinks about her daughter. Then we talk about the sentiments of bride. She thinks about her departure. फिर सेकंड पार्ट में हमारे पास आ जाता है मिथ ऑफ पॉट लिकिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी सोसाइटी का पार्ट भी है. बहुत सारी मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पे इस पोएम में जो जिस मिथ का जिक्र किया गया है वो पॉट लिकिंग है कि अ गर्ल इफ़ शी हैज़ बीन लिकिंग द पॉट्स, तो उसकी शादी पे जो है वो बारिश ज़रूर होती है. तो थ्रू आउट द पोएम आप देखेंगे कि गर्ल को यानी ब्राइड को जो है वो ब्लेम किया जा रहा है बाय हर मदर, बाय हर फादर इन लॉ, बाय हर हस्बैंड. तो सब जो है वो ब्राइड को ही ब्लेम करें कि इसने पॉट्स लिख किए हैं तभी जो है वो आज शादी पे बारिश हो रही है. देन इन थर्ड पार्ट वी टॉक अबाउट द डॉरी, यानी कि डॉरी के बारे में इस पोएम में हम बात करते हैं. इस पोएम में जो तौफीक रफ़त ने जो थर्ड पार्ट में दिखाया है वो डॉरी है. सोशल इवल है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सोसाइटी में अब भी बहुत ज़्यादा इसकी यूँ कह लें कि डिमांड की जाती है. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. Then we can say that whole poem is about Pakistani culture, economic situation of people of Punjab, interior Punjab, and then we can see imagery in this poem, and then cruel behavior of nature. यहाँ पे नेचर को तौफीक रफ़त ने फ्रेंडली, या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने जैसे या कीट्स ने जैसे पोइट्री को दिखाया अपनी पोएम्स में, तौफीक रफ़त ने अपनी पोएम्स में जितनी भी आप तौफीक रफ़त की पोएम्स देखेंगे और वर्डिंग इन द फ्लड में भी नेचर का जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन हमेशा वो फ्रेंडली नेचर नहीं रहती. नेचर कभी कभी क्रूअल भी होती है. उसको आपके मसाइल से, आपकी प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं है. उसने जो करना है वो करती है. तौफीक रफ़त का ये कहना था और ये मानना था. अगर हम एनालिसिस करते हैं अभी पोएम का, यानी स्टेंजा वाइज एनालिसिस हम देखेंगे, डिस्कशन अभी हमारी होगी जो, तो इसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप समरी भी लिख सकते हैं इस पोएम की, यानी इसमें हमारी समरी भी कवर अप हो जाएगी, इसमें हमारे थीम्स भी कवर अप हो जाएंगे, मेन थीम्स भी कवर अप हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी, जैसे कि पाकिस्तानी तौफीक रफ़त ने कैसे इस पोएम में जो पाकिस्तानी कल्चर को दिखाया है, तौफीक रफ़त ने कैसे जो है वो सोशल इवल के बारे में बात की है, तौफीक रफ़त ने कैसे डॉरी के बारे में बात की है. तो ये सारी चीज़ें अभी इस एनालिसिस में कवर अप हो जाएंगी, तो ज़रूर देखिएगा. अब हम बात करते हैं स्टेंजा नंबर 1 की. तो स्टेंजा नंबर 1 में नरेटर जो है वो मदर ऑफ़ द ब्राइड है. हमने ये बात की थी पहले भी कि नरेशन हर स्टेंजा में चेंज होगी. तो स्टेंजा नंबर 1 में नरेटर इज़ मदर ऑफ़ द ब्राइड, एंड शी इज़ वरीड अबाउट हर डॉटर्स डिपार्चर, दैट हाउ शी विल एडजस्ट herself in a new house, in a new family, in strangers, and then she thinks about the rain, the cruel behavior of the nature, that nature is not friendly, कि जो है वो शादी के दिन पे अभी बारिश हो रही है. और फिर जब वो बारिश के बारे में सोचती है तो शी ऑल्सो ब्लेम्स हर डॉटर कि दैट सिली गर्ल इज़ हैज़ बिन लीकिंग टू मैनी पॉट्स, कि अगर वो पॉट्स ना लीक करती तो अभी बारिश ना हो रही होती. तो इसमें भी जो वो यानी इस मिथ में ब्लेम किया जाता है ब्राइड को. देन पोइट थ्रोज लाइट ऑन द डॉरी, के डॉरी भी जो वो यानी पालनकीन के साथ साथ डॉरी भी चल रही है. पालनकीन की ये पिक्चर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है, आप लोग देख सकते हैं कि इसको पालनकीन कहते हैं. पालनकीन में यानी ये ज़्यादा रूरल एरियाज़ में होता है ऐसा, कि जो ब्राइड होती है उसको पालनकीन में ले जाया जाता है टुवर्ड्स हर इन लॉज. देन जो मदर है, शी इज़ नरेटिंग दैट 4 people lifted the palanquin and take her daughter away from her house. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि somehow palanquin symbolizes funeral that is picked up by 4 people. तो इस आइडिया से हम ये कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं कि एक जो टिपिकल मेंटालिटी है या फिर एक जो थिंकिंग है कि अभी तक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, या यूँ कह लें कि लोअर क्लास में जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, इसमें ब्राइड को बाकायदा तौर पर शादी के दिन ये कहा जाता है कि नाउ यू हैव टू सर्वाइव देयर, नाउ यू हैव टू लिव विद देम,
कि अब तुम्हारा वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम यहाँ से गई तो तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए उस घर से। तो वट एवर द सिचुएशन इज़, वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, तो तुम्हें वहाँ पर ही गुजारा करना है। तो ये हम इससे जो वो इस आइडिया को रिलेट कर सकते हैं। Then we talk about the stanza number 2. Stanza number 2 is narrated by bridegroom, जो दुल्हा है, जो husband है उस bride का, वो है narrator इस बार। अब हम देखते हैं कि उसके क्या views हैं। He sees her inert hands, यानी वो अपनी जब अपनी ब्राइड के हाथ देखता है तो वो कुछ चीज़ें सोचता है और फिर कुछ कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई करता है। ये हम पहले पूरा इसकी समरी देख लेते हैं स्टेंजा की, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या क्या कंडीशंस हैं। He thinks if her beautiful hands match her face, and she would be respectful to my family and especially to my mother, I will accept her with wholeheartedly and forgive her the coat and the glass that are look. तो इसका मतलब ये है कि उसको भी, यानी वो एक पहली बात तो ये है कि वो ब्यूटी कॉन्शियस हो रहा है, ठीक है। अभी तक उसने अपनी ब्राइड को देखा नहीं, यानी एक अरेंज मैरिज है जो एक कल्चर है पाकिस्तान का कि बॉय डज़ नॉट सी हर फियांसी। इसी तरह से सेकंड ये कि वो ब्यूटी कॉन्शियस है कि अगर उसकी ब्राइड, यानी वही टिपिकल मेंटालिटी कि उस चिट्टी गोरी हुई और अगर उसकी ब्राइड जो वो खूबसूरत हुई तो फिर उसको वो ये भी माफ़ कर देगा कि वो जो है वो अच्छा जहेज़ नहीं लाई, उसकी डॉरी जो है वो अच्छी नहीं है या कीमती नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इफ़ शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल देन दैट इज़ द क्वेश्चन, विच सर्कमस्टांसेस और विच कंडीशंस शी विल फेस देन, कि अगर वो खूबसूरत नहीं है तो, अगर उसके खूबसूरत हाथ जो वो उसके चेहरे से मैच नहीं करते तो फिर क्या होगा। थर्ड हम इसमें ये देखते हैं जब ब्राइड ग्रूम बात करता है कि शी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू माई मदर, टू माई फैमिली, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटेंस प्रेशर है ऑन द ब्राइड दैट वट एवर द कंडीशन इज़ शी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हर मदर इन लॉ, कि वो वहाँ पे बोल नहीं सकती। देन फोर्थ हम देखते हैं कि यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट आ गया डॉरी का, कि अ गर्ल who is going with her, she is not important, he is not thinking about the betterment of their future but the dowry, कि वो डॉरी जो है वो कीमती नहीं लाई। तो अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोशल इवल की यानी बात हो गई या डॉरी की बात हो गई। तो यानी जो ब्राइड ग्रूम है वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा, वो ये नहीं सोच रहा कि ये लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर मेरे साथ आ रही है, बट ही इज़ थिंकिंग अबाउट द डॉरी। एक चीज़ जो समरी में मैंने मिस कर दी है एंड में, जो ब्राइड ग्रूम है ही मेक्स फन ऑफ हर, ही मेक्स फन ऑफ हिज वाइफ, कि वो ये कहता है कि इट वॉज माई लक टू गेट अ पॉट लिकिंग वेंच, मीन्स के वहाँ यहाँ पे भी वही मिथ आ गई कि यहाँ पे भी जो ब्राइड को ब्लेम किया जा रहा है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा पॉट्स लिक करती रही है, तभी जो है वो आज बारिश हो रही है। Then in stanza 3, it is narrated by bride herself. She thinks about the journey of the palanquin. It is darkness and the raining outside. Then roof is leaking, roof of palanquin. Palanquin is leaking and her feet are wet. But she can't speak. She can't speak due to the shyness. And second is it is the custom or the culture of the Pakistan that bride cannot speak on her wedding, के शादी वाले दिन तो बिल्कुल बोलना अलाउ ही नहीं होता ब्राइड को इन रूरल एरियाज़ स्पेशली। और ये अभी जो सेटिंग है ये इंटीरियर पंजाब की है, तो इस पोएम में स्पेशली इंटीरियर पंजाब की बात की जा रही है। देन ब्राइड इज़ ऑल्सो स्केयर्ड एंड वरीड अबाउट हर डॉरी। अगेन यहाँ पे देखें फिर ब्राइड भी जो वो अपनी डॉरी के बारे में, यानी वो परेशान है, वो सोच रही है कि मेरी डॉरी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो, वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर उसकी डॉरी इफ़ेक्ट होगी तो इट विल इफ़ेक्ट हर फ्यूचर। देन शी ऑल्सो थिंक्स दे वुड हरी बट देयर फीट आर स्लिपिंग, यानी अगर हम लिटरल मीनिंग इस वर्ड्स का देखें तो हमें ये पता चलता है कि वो पालनकीन के बारे में सोच रही है। शी इज़ थिंकिंग अबाउट दोज 4 men हु आर कैरिंग द पालनकीन, कि अगर वो गिर गए तो मैं भी इफ़ेक्ट होंगी।
तो अगर हम इसका हिडन या इम्प्लाइड मीनिंग देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमें पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ लेकर जाता है। दैट इन पेट्रियार्कल सोसाइटी और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी women's future depends on the actions of men, कि अगर उसका एक्शन जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो वो डायरेक्टली जो वो कहीं ना कहीं वुमेन को ही इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि वुमेन टोटली डिपेंडेंट होती हैं ऑन मैन। देन स्टेंजा नंबर 4 इज़ नरेटेड बाय द फादर ऑफ द bridegroom, फादर ऑफ द बॉय। ही ऑल्सो कंप्लेन्स ओवर द डाउरी, कि चीज़ें जो है वो जो ये ब्राइड लेकर जा रही है तो सिर्फ इसके अपने इस्तेमाल के लिए, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। कितना ही अच्छा होता है कि अगर ये जो कपल ऑफ ऑक्सन लेके आती, कि ये हमारी जो नेक्स्ट जो सीज़न होता उसमें प्लोइंग में हमारे काम आ जाती, लेकिन ये जो चीज़ें ये तो सिर्फ इसके अपने इस्तेमाल के लिए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि प्लोइंग इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ पंजाब। तो इस यानी इस टेंजा से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक जो सोच है फादर ऑफ द बॉय की। फिर हम साइकोलॉजी एंड एटीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं, दैट वुमेन गेट्स रिस्पेक्ट इफ़ शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डॉरी विथ हर, कि बहुत ज़्यादा वो डॉरी लेकर आएगी तो ही उसकी यानी उसका स्टैंडर्ड बड़ा हो सकता है, अदरवाइज शी विल हैव टू सफ़र इन हर इन लॉज। देन फर्दर थिंग्स अबाउट द मिथ, कि और वो अब जो है वो गर्ल को क्या कहा जा रहा है, सिली, द सिली गर्ल्स बीन लिकिंग टू मेनी पॉट्स, यानी अगेन यहाँ पे वो मिथ की बात की जा रही है, अगेन यहाँ पे गर्ल को ब्लेम किया जा रहा है। देन इन स्टेंजा नंबर 5 narrator is poet himself. Ferryman is waiting for all of them. Ferryman, who is ferryman? Ferryman is a person who operates a ferry or boat or a ship, यानी कश्ती चलाने वाला या मल्लाह जिसे आप कह सकते हैं। जो वेडिंग पार्टी होती है मल्लाह उससे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, यानी यूँ कहा जा सकता है कि ये खुशी का मौका होता है। फिर स्टेंजा नंबर 5 में एंग्री रिवर की बात की जा रही है, यानी बारिश, इससे हमें पता चलता है कि बारिश बहुत ज़्यादा है। दे आर क्रॉसिंग द रिवर अलॉन्ग विद द डॉरी, अगेन यहाँ पे डॉरी की बात हो रही है। फिर इसमें जो है वो यानी इस कॉन्सेप्ट पे एम्फसाइज किया जा रहा है, इसको यूँ कह लें कि डॉरी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, कि इट शुड नॉट बी लाइक दिस, कि अगर जो वो ब्राइड अच्छी डॉरी लाती है तो ही आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे। डॉरी का जो एक कॉन्सेप्ट है या जो हमारी सोसाइटी में एक इवल है, ये ख़त्म होना चाहिए। विद योर कोट एंड ट्रंक एंड लुकिंग ग्लास, यानी ये उसकी डॉरी थी। और थ्रू आउट द पोएम हम देख सकते हैं, थ्रू आउट 5 स्टेंजास हमने जो वो डॉरी का जिक्र किया है। तो स्टेंजा नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट देयर जर्नी एंड देन फाइनली गर्ल इज़ वेडेड। अगर हम थीम्स की बात करें तो जैसे हमने थ्रू आउट द पोएम हमने देखा कि पाकिस्तानी कल्चर जो वो मेन थीम है इस पोएम का, पाकिस्तानी कल्चर की डिपिक्शन कैसे जो कितनी ब्यूटीफुली तौफीक रफ़त ने की। फिर हम अच्छा ये मैंने सोशल इवल लिखना था तो इट्स टाइपो, कि सोशल इवल है, सोशल इवल जो वो एक मेन थीम है इस पोएम का। देन मिथ के बारे में बात हो रही है, मिथ ऑफ पॉट लिकिंग, ये एक मेन थीम है। अब जो माइनर थीम्स हैं इसमें अरेंज मैरिज का भी जो वो मतलब ज़िक्र आ सकता है, ये थीम भी हो सकता है। माइनर थीम में इकोनॉमिक कंडीशन भी आ सकती है, सोशल स्टेटस भी आ सकता है। तो ये माइनर थीम्स है, लेकिन जो मेजर थीम्स हैं इनमें पाकिस्तानी कल्चर, सोशल इवल एंड मैथ, ये तीनों जो है वो मेजर थीम है इस पोएम के। स्पेशली सोशल इवल यानी जिसमें डाउरी आ जाती है। हमने स्टेंजा नंबर 1 में देखा कि मदर इज़ टॉकिंग अबाउट द डाउरी, इन स्टेंजा नंबर 2 ग्रूम और द हस्बैंड इज़ टॉकिंग अबाउट द डाउरी, इन स्टेंजा नंबर 3 ब्राइड हर सेल्फ इज़ थिंकिंग अबाउट हर डाउरी, इन स्टेंजा नंबर 4 फादर ऑफ द ग्रूम ही इज़ क्रिटिसाइजिंग द डाउरी, कि इतनी यानी इसने ये कैसी डाउरी लाई है कि ये सिर्फ इसके अपने यूज़ के लिए चीज़ें, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं इसमें। देन इन स्टेंजा नंबर 5 पोइट हिमसेल्फ इज़ टॉकिंग अबाउट द डॉरी। तो डॉरी जो है वो इसके यूँ कह लें कि मेन या मेजर थीम्स में आ सकता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट तौफीक रफ़त, इट वॉज ऑल अबाउट द वेडिंग इन द फ्लड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इंशाल्लाह हम मज़ीद अपनी जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें तौफीक रफ़त की पोइट्री के बारे में बात करेंगे, और मज़ीद जो
जितने भी इंटरनेशनल पाकिस्तानी लिटरेचर में जो पोइट्स आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, एंड देन लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी। तो स्टे इन टच एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।